जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस डेली करंट अफेयर्स में हम देखने वाले हैं 30 अगस्त 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों की विभिन्न इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो हम देखते हैं पहली न्यूज़ के साथ। फर्स्ट न्यूज़ इज मरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा। तो अपने इंडिया में एक बिल्कुल साउथ में स्टेट है जिसका नाम है केरला। केरला ने अपने तरह की फर्स्ट एवर मरीन एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में ही एक गांव है, एक विलेज है जिसका नाम है विझिनजाम। ठीक है ना, विझिनजाम इसका नाम है। तो इस विझिनजाम गांव में उन्होंने पहली तरह की अपनी एक मरीन एम्बुलेंस शुरू की है। इसका मोटिव यही है कि हमारे जो मछुआरे हैं, हमारे जो फिशर्समैन हैं, जो हमारे समुद्र में काम करते रहते हैं, उनके साथ अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी होती है तो उनको तुरंत ही फर्स्ट एड वहाँ पे मिल जाए, तुरंत ही उनको सारी फैसिलिटीज़ हेल्थ की मिल जाएँ। इसके लिए हमने ये प्रतीक्षा नाम की एक मरीन एम्बुलेंस शुरू की है। आपके एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन कि पहला कौन सा वो स्टेट है जिसने प्रतीक्षा नाम की मरीन एम्बुलेंस शुरू की है, तो अपना आंसर होगा केरला। हालांकि प्रतीक्षा के साथ साथ दो और भी मरीन एम्बुलेंस अभी तैयारी में हैं, अभी बन रही हैं, जिनके नाम हैं प्रत्युष और करुणा। जहाँ तक प्रतीक्षा है तो प्रतीक्षा विजनजाम गांव में लगाई गई है। जब प्रत्यूषा और करुणा बन जाएंगी तो प्रत्यूषा को भी लगाया जाएगा एर्नाकुलम में और करुणा को लगाया जाएगा कोझिकोड में। ये स्टेट भी आपको याद रखने हैं। केरल का नाम आया तो मुख्यमंत्री जरूर याद रखिए, इनके पिनराई विजयन है। अगर हम बात करें तो कुल मिला के तीन ये हमारे पास मरीन एम्बुलेंस बनने वाली हैं और तीनों का ही जो निर्माण कर रहा है, तीनों का जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में ही तीनों का निर्माण हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। टोटल 6.08 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने हैं, 6.0208 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने हैं, तो इसका भी आपको एक बार ध्यान रखना है। अगर इतना ध्यान रखेंगे तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। केरल की बात की है तो चार बातें कर लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरल के चीफ मिनिस्टर जो हैं पिनराई विजयन हैं, और केरल के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। बहुत पॉपुलर हैं, फेमस हैं, न्यूज में आते रहते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया और सिंगापुर की बात हम कर रहे हैं। इंडिया और सिंगापुर के संबंध आपस में मजबूत हैं और अभी हाल के वर्षों में और भी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। हमारा ट्रेड बढ़ा है, हमारी डिफेंस पॉलिसीज बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस सिंगापुर का हमारे लिए बढ़ गया है। तो अभी इसी कोऑर्डिनेशन को, इसी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने सिंगापुर के साथ एक डिफेंस पॉलिसी डायलॉग किया था। 14th नंबर का था, ये ध्यान रखना है। इससे पहले 13 डायलॉग ऐसे हो चुके हैं, डीपीडी हो चुके हैं, अभी 14th नंबर का हमने किया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से जो इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो इसमें शामिल हुए थे। और सिंगापुर की बात करें तो वहां से भी जो उनके परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं मिस्टर चांग हेंग की, वो इसमें शामिल हुए थे। तो ये दोनों पर्सन के नाम ध्यान रखने हैं। इसका मेन पर्पस, मेन इसका जो मोटिव था वो यही था कि दोनों ही देशों के बीच में सिक्योरिटी को लेकर जो पार्टनरशिप है वो इन्हांस हो, दोनों ही देशों के बीच में जो कमिटमेंट है वो थोड़े से इन्हांस हो, वो थोड़े से बढ़े। यही इसका मेन जो मोटिव था वो था। हालांकि एट द एंड ऑफ द डीपीडी द इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट ऑन द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर वाज आल्सो साइन। जो भारत और सिंगापुर के बीच में मानवीय सहायता और आपदा राहत पर जो एक एक्शन होना था उस पर भी साइन किया गया है। दोनों देश मिलकर इस पर भी काम करने वाले हैं। आगे इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HADR बोल देंगे, तो ये आपको याद रखना है। अगर इंडिया सिंगापुर की बात करें तो इंडिया सिंगापुर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहला, इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होता है जो 1994 से लगातार हो रहा है। इसका नाम हो जाता है सिम्बैक्स। ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि सिम्बैक्स इज बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो हम बोलेंगे इंडिया एंड सिंगापुर। क्या है ये? एक नेवल एक्सरसाइज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। इंडिया में एक यूपीआई ऐप भीम बहुत न्यूज में रहती है, भीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भीम को जब हमने इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च किया था तो सबसे पहले सिंगापुर में ही लॉन्च किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि सिंगापुर न्यूज में आया है, तो ये न्यूज भी आपको याद कर लेनी है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है भीम को जब इंटरनेशनली हमने लॉन्च किया था तो पहला वो देश सिंगापुर था। दूसरा, भारत ने अभी एक नया संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू की है सिंगापुर के साथ, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में ही होता है। सिंगापुर का नाम आया है तो सिंगापुर की करेंसी हम लोग याद कर लेते हैं। सिंगापुर डॉलर यहाँ पर चलता है और जो उसकी कैपिटल है उसका नाम सिंगापुर सिटी है, तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनौती, द नेक्स्ट नेशनल स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट। देखिए, इस समय इंडिया का जो मेन प्रोस्पेक्टिव है, इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन ध्यान है वो है बिजनेस को डेवलप करना। ठीक है, बिजनेस डेवलप करने के साथ दो तीन चीजें आसान हो जाती हैं। देखिए,
अपने देश में पॉपुलेशन की अगर हम डेंसिटी देखें तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, और पूरी पॉपुलेशन को अगर हमें जॉब देना है, अगर उसे हमें रोजगार देना है, अगर एम्प्लॉयमेंट देना है, तो हमें इंश्योर होना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस सेक्टर डेवलप करे। जब बिजनेस हमारा डेवलप होगा, नए बिजनेस यहाँ पे जनरेट होंगे, नए इनोवेशंस होंगे, तो नई जॉब्स क्रिएट होंगी, और तब हम पूरी पॉपुलेशन को हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए जॉब दे सकते हैं। दूसरा, जब बिजनेस डेवलप होगा तो डेफिनेटली वहां से गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारा टैक्स आएगा, जिससे वो जो भी और प्लानिंग करनी है, जो भी और पॉलिसीज करनी है, उसमें वो उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के काम करने के लिए हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट 2014 से और उससे पहले से भी काफी प्रयास कर रही है गवर्नमेंट कि किस तरीके से हमारे यहाँ स्टार्टअप बढ़े। उसी के आगे सीरीज में हमने चुनौती नाम का ये नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट हमने शुरू किया है। तो इंडिया में यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। चुनौती को क्या करेगा, इसका बस एक ही काम है, वो है फॉर द बूस्ट स्टार्टअप एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स विद द स्पेशल फोकस ऑन टियर 2 टाउन्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है टियर 2 टाउन्स ऑफ इंडिया, ये क्या चीज है? तो देखिए, इंडिया में जितने भी सिटीज हैं उनको टोटल 6 टीयर्स में बांटा गया है, टोटल 6 टीयर्स में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेस पे हमने बांटा है। टीयर 1 में आती हैं 1 लाख से ऊपर जनरेशन पॉपुलेशन वाले, उससे फिर नीचे आते हैं, तो इस तरह के 6 टीयर में हमने बांटा है। तो उसमें से जो टीयर 2 टाउन्स हैं उस पर मेनली इस चुनौती के दौरान हम फोकस करेंगे कि वहां से कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं, वहां पे कैसे हम लोग स्टार्टअप को प्रमोट कर सकते हैं, वो ये चुनौती काम करके देगा। टोटल 3 साल के लिए हमने इसका बजट भी तय करा है, गवर्नमेंट ने इसका बजट तय करा है, वो है 95.03 करोड़। इतना रुपया इस प्रोग्राम पर खर्च होगा। इसका जो मेन मोटिव है, इसका जो मेन काम है, वो है स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जो हमने एरियाज बनाए हैं, यानी टियर 2 टाउन्स हमने जो एरिया हमने फिक्स किए हैं, उन एरियाज में जो स्टार्टअप हैं, उन स्टार्टअप को आइडेंटिफाई करना, और स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए मिनिमम 25 लाख की उनको एक एड भी देना, यानी 25 लाख रुपए का उनको एक सहायता देना, तथा इसके अलावा जो भी उनको रिक्वायरमेंट है वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना, जिससे वो अपना बिजनेस को आगे ले जा पाएं और स्टार्टअप को एक बेहतरीन कंपनी के रूप में चेंज कर सकें। इसके लिए हमने काम शुरू किया है। ठीक है, नाम ध्यान रखना है चुनौती। आपके एग्जाम में जो पूछेगा वो ऐसे ही पूछेगा कि स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया है, तो चुनौती इज द स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट हमने शुरू किया है, जिसमें लगभग 300 स्टार्टअप्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और उनको फिर हम लोग फाइनेंशियली ऐड देंगे, और जो भी ऑपरेशनल ऐड होती हैं और जो भी इंफ्रा ऐड होती हैं वो हम उनको देंगे, ताकि वो आगे अपना काम कर पाएं। ये आपको ध्यान रखना है, टीयर 2 टाउन्स के लिए हमें ये काम करना है। देखिए, चुनौती के माध्यम से जितने भी हमारे भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू भी स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी। यानी हमारे जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पहले से डेवलप हैं, वो भी हमारे जो नए स्टार्टअप हैं उनकी हेल्प कर पाएंगे चुनौती के माध्यम से। ठीक है ना, दे विल गेट द इंक्यूबेशन फैसिलिटीज, मेंटरशिप, सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज, एक्सेस टू वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग, इंडस्ट्री कनेक्ट एज वेल एज एडवाइजर इन लीगल, ह्यूमन रिसोर्स, आईपीआर एंड पेटेंट मैटर्स। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर उनको हेल्प मिलेगी, साथ में 25 लाख रुपए का उनको एक सहायता भी मिलेगी। सो द स्टार्टअप्स will also be provided cloud credits from the leading cloud service providers। ये सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। अगर बेसिक फंडा आप समझना चाहें इसका, तो देखिए, टोटल जो जितने भी हम लोग स्टार्टअप यहाँ पे चुनेंगे, तो उसमें से 6 को हम लोग प्री इंक्यूबेशन पीरियड में रखेंगे, और इनको 10,000 रुपए प्रति माह का भुगतान भी किया जाएगा। तो ऐसी एड हम लोग दे रहे हैं ताकि हमारे यहाँ स्टार्टअप को डेवलपमेंट दिया जा सके। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें, जो ये काम कर रही है। मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, नाम है चुनौती। ये आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। कितनी इसको सीड एड मिलनी है, तो 25 लाख, 25 लाख की इनको बीज कोष मिलना है, ये आपको याद रखना है। देखिए, ये लिंक गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। अगर कोई भी चुनौती के लिए, स्टार्टअप के लिए आवेदन करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो वो इस लिंक पर जाकर सीधे ही अपने स्टार्टअप को लिंक कर सकता है और वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है ना, हमें स्टार्टअप को ऐसी डिजिटल सिक्योरिटी भी देनी है, डिजिटल फैसिलिटी भी देनी है, जिससे आगे आने वाले टाइम में उनके सामने कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने अभी एक ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग एंड स्किल सेंटर को भी इनिशिएट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत, जो कि मुजफ्फरनगर बिहार में है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा फाउंडेशन स्टोन ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग एंड स्किल सेंटर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर किया गया है, तो वो जगह है मुजफ्फरपुर। ये आपको ध्यान रखना है अपने चुनौती के अंतर्गत, ठीक है ना। जो ये सेंटर हम लोग बनाएंगे, इस सेंटर के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट एड देगी वो देगी रुपीज 9.17 करोड़, ठीक है। 9.17 करोड़ रुपए की एड सेंटर को बनाने के लिए मिलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस सेंटर के थ्रू क्या होगा, इस सेंटर के थ्रू जो स्टार्टअप हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, उसमें जो भी लोग काम करने वाले हैं उन्हें डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो कोर्सेज होते हैं, जैसे ओ लेवल है, ट्रिपल सी है, बीसीसी है, ऐसे जो मल्टीमीडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इनको ऑफर किया जाएगा, इनकी एड दी जाएगी, इनको सिखाया जाएगा इस सेंटर के थ्रू। तो ये 3-4 न्यूज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअल मीट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ध्यान से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि आसियान क्या है। तो आसियान इज अ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां की 10 देशों का जो ग्रुप है वो है आसियान, ठीक है। ग्रुप बना है तो सीधी सी बात है वही काम करता होगा, सारे देश आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करते होंगे, कोऑपरेशन करते होंगे ऑन डिफरेंट सेक्टर, ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ताकि वो साथ में ग्रोथ कर सकें। अब इंडिया इनको सपोर्ट करता है, इंडिया इनको ऑब्जर्व भी करता है, और इंडिया अपने लेवल से जितना भी कैलिबर इंडिया में है, जितना कर सकता है उतनी सहायता भी प्रोवाइड करता है आसियान देशों को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी क्या था, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअल मीट एक हुई थी, जिसको हमारे जो श्रीमान पीयूष गोयल जी हैं यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने इसको लीड किया था। तो उन्होंने यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया था 3 C's का, 3 C का कॉन्सेप्ट दिया था, उसको आप क्या करना है, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड कमिटमेंट, ठीक है। इन 3 वर्ड्स पर हम लोग बेसिकली आसियान के साथ डील करेंगे आगे जो भी हमारे डील होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये 29 अगस्त 2020 को हमारी 17th एशियन इंडिया आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन हुई थी हमारी 29 अगस्त को, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें हमारे जो आर्थिक मंत्री हैं जो आसियान देशों के, या जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं आसियान देशों के, वो इसमें रहे थे। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इस पूरी वर्चुअल मीट में हालांकि मंत्रियों ने, जो समय कोविड का पीरियड चल रहा है उसमें भी हम लोग साथ में मिलकर क्या काम कर सकते हैं, कैसे कलेक्टिव एक्शंस के थ्रू हम लोग इस पूरी सिचुएशन से निकल सकते हैं, और डब्ल्यूएचओ के जो नियम हैं उनको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे उसको पाल सकते हैं, कैसे उसका हम लोग फॉलो कर सकते हैं, इस पर भी पूरा काम किया गया। कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर इस कोविड से निकल सकते हैं, इस पर भी पूरा हमने डिस्कशन किया है इस पूरी बिजनेस काउंसिल मीटिंग में भारत के साथ सभी आसियान देशों ने। इंडिया और आसियान की बात अगर करें तो देखिए, आसियान देशों के इंडिया शामिल नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। आसियान में टोटल 10 कंट्री शामिल हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है। 10 की 10 कंट्रीज के नाम एक बार ध्यान में कर लीजिए। ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओपेड है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है एंड वियतनाम। ये 4 मिला के 10 देश हैं पूरे जो अपने आसियान ग्रुप में हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऑड वन आउट चूज करने के लिए आ जाता है कि इंडिया किस ग्रुप का एक मेंबर नहीं है, तो आसियान का मेंबर नहीं है इंडिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2014 में जब 12th आसियान इंडो शिखर सम्मेलन हुआ था, तभी भारत ने अपनी एक नीति बनाई थी, जो नीति थी एक्ट ईस्ट, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी कहा था कि पहले हमारी नीति क्या थी, पहले हमारी नीति थी लुक ईस्ट, ठीक है। इसके बारे में एक बार एक लाइन समझ लेते हैं, लुक ईस्ट, इसका मतलब पूर्व की ओर देखो। मतलब भारत की एक नीति ये थी कि जब भी भारत को कोई जरूरत है, जब भी भारत को काम करना है, तो पूर्व की ओर देखो, यानी पूर्व के देशों के साथ कोऑर्डिनेट करो। फिर हमारी जो नरेंद्र मोदी सरकार आई, उन्होंने कहा लुक ईस्ट नहीं बल्कि एक्ट ईस्ट, यानी आपको जो भी कुछ करना है अभी पूर्व के देशों के साथ कियो, ठीक है। अभी पूर्व के देशों के साथ करने में भारत का क्या फायदा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज हैं, या फिर और भी जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड हैं, ठीक है। वहां से हम चीजों को इंपोर्ट करते हैं, यानी उनको पैसा हम पेड करते हैं, और भारत का वहां से फायदा इतना नहीं होता। बल्कि अगर ईस्ट कंट्रीज को देखेंगे, अगर पूर्वी कंट्रीज को देखेंगे, तो ये भारत से थोड़ा सा नीचे स्तर पर हैं इस समय सभी मामलों में। तो भारत इनको एक्सपोर्ट कर सकता है, यहां से भारत अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है। इसीलिए हमने नीति बनाई एक्ट ईस्ट, यानी पूर्वी देशों के साथ हमें जो काम करने वही करो। अभी कोविड पीरियड में भी मई 2020 में इंडिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, उसका नाम था सागर। जितने भी हमारे ईस्ट में कंट्रीज थे, मालदीव है या सेशल्स हैं, या और भी जो दोस्त थोड़े छोटे मोटे देश हैं, मॉरिशस हैं, ऐसे देश जो हैं, तो इन देशों को फूड
एड देने के लिए, इनको दवाइयाँ पहुँचाने के लिए, मेडिसिन देने के लिए, ऐसे काम करने के लिए भी इंडिया ने सागर प्रोग्राम किया। तो सागर को भी मजबूत करने की योजना आसियान के द्वारा मानी गई है। आसियान ने सागर को भी बहुत एप्रिशिएट किया है कि सागर ने बहुत अच्छा काम किया हमारे इनिशिएटिव ने, भारत सरकार का जो था। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है आसियान और इंडिया के बारे में। क्योंकि आसियान की बात कर रहे हैं तो तीन बात याद करेंगे। आसियान की फुल फॉर्म देख लीजिए। देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। एसोसिएशन मतलब ए, साउथ ईस्ट मतलब एस और ई, और ए मतलब एशियन और एन मतलब नेशन, तो ये एशियान हो जाता है, ठीक है। आसियान यानी एशियन। तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यही इसकी फुल फॉर्म है। साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों का एक संगठन है, आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर बात करेंगे तो जकार्ता, इंडोनेशिया एक देश है जिसकी राजधानी है जकार्ता, वहां पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। और इसको जो फाउंड किया गया था, बनाया गया था, वो डेट थी 8 अगस्त 1967 यानी 1967, वहां पर यह बनाया गया था। इतनी बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। बस आपको ध्यान रखनी है दो बातें, कि अभी आसियान इंडिया का बिजनेस काउंसिल वर्चुअल मीट हुआ था, जिसमें हमारे देश से जो पीयूष गोयल थे, इन्होंने इसको इनिशिएट किया था, इसको उन्होंने लीड किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, ठीक है। अब इसको जरा समझिए, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। मेरी बात समझो। देखो, इस समय क्या है ना, हमारे एनवायरनमेंट को हम लोग कई तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट लगभग लगभग डिस्ट्रॉय लगातार हो रहा है, ठीक है। और बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है। हम लोग को दिख रहा है। हम लोग एयर पॉल्यूशन बहुत कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन बहुत कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस बहुत सारे इसी वजह से हो रहे हैं। तो इन सब में एक बड़ा रोल निभाता है ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन इमिशन करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और भी तमाम तरह की जो पॉइजनस गैसेस हैं, उनका एटमॉस्फेयर में इमिशन करता है। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक इनिशिएटिव लिया एशिया के लिए, कि एशिया में हम ट्रांसपोर्ट को कैसे डीकार्बोनाइज करें, यानी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरीके से ऐसा बने, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वहां पे यूज करें, या फिर हम लोग पेट्रोल डीजल का कोई सब्सटीट्यूट यूज करें, हम कोई ऐसा फ्यूल यूज करें जो डीकार्बोनाइज हो, यानी कार्बन का इमिशन ना करता हो। ऐसा हमने एजेंडा बनाया, और इस एजेंडा में हमने सभी जो एशिया की कंट्रीज हैं, उनके अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को निश्चित किया, सर्टेन किया, कि भाई आपको अपना ट्रांसपोर्ट इतना कम करना है, आपको अपना ट्रांसपोर्ट इतना कम करना है, या आपको अपना ट्रांसपोर्ट इतना रिप्लेस करना है ऐसे फ्यूल से जो डीकार्बोनाइज हो, यानी जो इतना पॉल्यूशन क्रिएट ना कर रहा हो। ऐसा हमने एक प्लान बनाया था। तो क्योंकि भारत भी एशिया में है, तो भारत को भी टारगेट मिला था। तो अभी नीति आयोग ने क्या किया है, अपने इंडिया के लिए जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, उनको लॉन्च कर दिया है, उनको इनिशिएट कर दिया है, समझ गए? उनका निर्धारण कर दिया है कि भारत किस तरीके से इसमें अपना योगदान देगा, भारत किस तरीके से परिवहन में कार्बन को कम करेगा, भारत किस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज्यादा प्रमोट करेगा, उनका प्रयोग ज्यादा करेगा। तो ऐसी बातें भारत क्या क्या करने वाला है, इसको नीति आयोग ने प्रपोज कर दिया है, अभी अभी इसको घोषित कर दिया है। तो वही है ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। अगर पूछे लॉन्च बाय क्या, तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। अब ध्यान रखने हैं तीन देश। अगले कुछ वर्षों में, यानी 2024 तक 4 वर्षों का जो हमारे पास समय है, इसमें तीन देश शामिल होंगे, इंडिया, वियतनाम और चाइना। यानी भारत जो है, वो इन तीन देशों में अपना जो ट्रांसपोर्ट है, उसको डीकार्बोनाइज करने की अप्रोच रखेगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है। केवल तीन देश, इंडिया, वियतनाम और चाइना, इन तीन देशों में भारत का जो ट्रांसपोर्ट है, उसको भारत सबसे पहले डीकार्बोनाइज करने का प्लान करेगा। यानी यहां पर वो कुछ अल्टरनेटिव यूज करेगा, यहां पर वो कुछ सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स का यूज करेगा, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करेगा, या ऐसे कुछ चीजें वो करेगा जिससे भारत का यहां पे जो ट्रांसपोर्ट है, वो डीकार्बोनाइज हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे ये एनडीसी टीआईए प्रोग्राम कितने वर्षों के लिए है, तो मैंने बताया अभी 4 वर्षों के लिए, 4 इयर्स के लिए है। 2024 तक हमें काम करना है, और 2024 तक हम लोग कुछ ऐसे अपने टारगेट सेट करेंगे जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, वो कुछ हद तक कम हो पाए इन 4 वर्षों में, इन तीन देशों में, ठीक है ना। अगर आगे बात करें तो इसी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो अपना जो जर्मनी का जो क्लाइमेट इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ऑफ जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उसने भी इसको अपनी अनुमति दे दी है, उसने भी इसको अपना सपोर्ट दे दिया है। वो भी कह रहा है कि हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम है, और इससे वाकई में एनवायरनमेंट को हम लोग काफी हद तक जो है वो बचाने का प्रयास कर सकते हैं। ये ऐसा प्रोग्राम है।
तो जैसा कि मैंने बताया कि हम सब्स्टिट्यूट का प्रयोग करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट एक ही है और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनका जो प्रोडक्शन है या उनके जो चार्जिंग कैपेसिटी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत कैसे बढ़ाए, इस पर ही भारत का पूरा ध्यान रहेगा। और भारत की जो पॉलिसीज रहेंगी वो इसी पर बेस्ड रहेंगी कि आगे आने वाले सालों में हम किस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को डेवलप करते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो मार्केट है उसको हम लोग प्रोडक्शन में आगे लेके जाते हैं, ताकि भारत इसको ज्यादा प्रयोग कर पाए। ठीक है, तो मैंने बताया आपको 2020 से 2024 यानी अगले 4 वर्षों के लिए हमने इसको दिया है, और 3 देश इसमें शामिल करे हमने, भारत, चीन और वियतनाम देश को शामिल करा है। इन्हीं 3 देशों में हम लोग परिवहन को कम करने की जो इफेक्टिव पॉलिसीज हैं उनको हम उन पर हम लोग काम करेंगे, ताकि जो हमारा ट्रांसपोर्ट का सेक्शन है उसका जो हमारा एम्बिशन है वो हमारा पूरा हो पाए और हम लोग एक डीकार्बोनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप कर पाए। ऐसा हमने इनिशिएटिव लिया है। देखिए, एनडीसी हमारा जो इंडिया है उसके टारगेट आप लोग को ध्यान रखने, एक बार 3 टारगेट हैं जो आपके ऑड वन आउट ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा टारगेट एनडीसी का है, कौन सा नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिए। सबसे पहला है टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 1/3। ठीक है, यानी जीडीपी की जो उत्सर्जन तीव्रता है उसको 1/3 कम करना, यानी हम जितना भी कार्बन इमिशन कर रहे हैं उसको 1/3 तक कम करना, ये इसका एक टारगेट हमने रखा है, 1/3 कम से कम करें। इसके अलावा जो इस समय हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्ड करने की कैपेसिटी है, उसमें जितने भी नॉन फॉसिल फ्यूल हैं उनको 40% तक कम करना। यानी हमारा जो बिजली उत्पादन है वो डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल के थ्रू ना हो, ताकि फॉसिल फ्यूल हमारे जो हैं वो ज्यादा कार्बनाइज होते हैं। जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हमारी बिजली है उसको हम लोग तेजी से बनाना शुरू करें, उसको हम लोग तेजी से काम करना शुरू करें, उस पर ये दूसरा हमारा टारगेट है। तीसरा, देखिए सीधी सी बात है, कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो उसको घटाने का मेन तरीका जो है वो है हमारा फॉरेस्टेशन, है ना। हम वनों को लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो पेड़ अपने आप ही वो कार्बन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगले कुछ सालों में 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक को कम करने के लिए हम लोग जो वन का आवरण है, जो हमारा फॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट कवर है, उसको भी बढ़ाने पर काम करेंगे। ऐसे 3 इसके बेसिक टारगेट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। टारगेट अचीव करने का जो टाइम डिसाइड किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2030 तक के टारगेट हैं। तो ये 3-4 आपको पॉइंट एनडीसी के ध्यान रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको नंबर वो दिलाएंगे। नीति आयोग की बात की है तो नीति आयोग के बारे में पढ़ना जरूर है। नीति आयोग की फुल फॉर्म हमने पहले भी पढ़ रखी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मेशन हमने पहले पढ़ा था कि जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है, उसकी जगह हमने इसको बनाया था और 1 जनवरी 2015 से ये ऑपरेशनल हो गया था, तब से काम करना शुरू कर दिया था। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन रहते हैं वो हमेशा ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे। इस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही इसके चेयरपर्सन हैं। वाइस चेयरपर्सन इस समय इसके हैं डॉक्टर राजीव कुमार, और जो इसके सीईओ हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो हैं इस समय अमिताभ कांत। ये आपको याद रखना है। जो नीति आयोग में इस समय फुल टाइम मेंबर्स हैं वो इस समय 3 फुल टाइम मेंबर हैं। देखिए, नंबर और इनके नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि नीति आयोग में कितने फुल टाइम मेंबर्स हैं, तो हमारा आंसर होगा 3 फुल टाइम मेंबर हैं, जिनके नाम है श्री वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्रा और डॉक्टर वी के पॉल। तो ऐसे ये आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से कुछ स्टैटिक पॉइंट भी, स्टैटिक पॉइंट जरूर याद करिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आजकल ट्रेंड चल रहा है वनडे एग्जाम का, जहाँ पे स्टैटिक जीके बहुत अधिक पूछी जाती है और सारी स्टैटिक जीके लगभग करंट अफेयर से ही जुड़ी हुई होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग याद करेंगे इसको तो आपके फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनालिटी, एक पढ़नी है हमको, एक दुखद सूचना है। हम लोग में से कई लोग इनके फैन होंगे और कई लोग इनको आइडल मानते होंगे अपना। चैडविक बोसेमन का नाम है, बॉसमैन का नाम है। इनको हमने देखा होगा, ब्लैक पैंथर एक मूवी आई थी अभी मार्वल की, उसमें हमने देखा होगा, वहीं से हम लोग इनके फैन बने हैं और भी मार्वल की मूवीज में काफी इन्होंने काम किया है। तो अभी इनको क्लोन कैंसर था, यानी इनको आंत का कैंसर था, उसकी वजह से इनकी अभी डेथ हो गई है। तो दुखद सूचना है हमारे पास। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ से 2-3 न्यूज हमारे पास बन सकती हैं। अगर हम लोग चैडविक की बात करें, चैडविक ने अपना जो करियर है, अपना जो डेब्यूट है वो टीवी सीरीज से शुरू किया था, जिसका नाम था ऑल माई चिल्ड्रन इन 2003। तो अगर आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है ऑल माई चिल्ड्रन इन 2003, यहाँ से इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी। अगर बात करें इनकी बायोपिक की, तो एक बायोपिक में भी इन्होंने फेमसली काम किया था 2008 में, द एक्सप्रेस द एर्नी डेविस स्टोरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बायोपिक में इन्होंने काम किया था। इसके अलावा मार्वल की जो मूवी थी वो तो हम सबको मालूम ही है, ब्लैक पैंथर, वहां पे इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई थी और बढ़िया फिल्म थी वो इनकी।
बाकी भी कहीं इनकी मूवीज़ आई हैं, कई ड्रामा मूवीज़ में आई हैं और कई तरह की और भी मूवीज़ आई हैं, तो वो आपको इतना ध्यान में नहीं रखना। ख़ैर, बस नाम ध्यान रखना है चैडविक बोसमैन, जिनकी अभी डेथ हुई है। नेक्स्ट पर्सनालिटी आपको याद करना है थरंगा परानतिवेतान। देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ क्रिकेटर्स के हमने बारे में पढ़ा जो इंपॉर्टेंट थे पिछली न्यूज़ में भी। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना भारत से थे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। हमने भी एंडरसन के बारे में पढ़ा था। एंडरसन ने अभी 600 विकेट पूरे किए थे और पहले तेज गेंदबाज थे जिन्होंने 600 विकेट पूरे किए थे। दुनिया के चौथे वो गेंदबाज थे जिन्होंने 600 विकेट पूरे किए थे अपने टेस्ट क्रिकेट में। तो अभी नए क्रिकेटर का नाम याद करना है आपको, थरंगा परानविताना। ये श्रीलंकन एक सलामी बल्लेबाज थे, ओपनिंग बैट्समैन थे, जिन्होंने अभी अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है, इसीलिए ये न्यूज़ में आए हैं। तो आपको इनका नाम, गेम और कंट्री याद करना है। थरंगा परानविताना, श्रीलंका और क्रिकेट है, ठीक है। तो टोटल अगर देखें तो श्रीलंका की ओर से 32 टेस्ट मैचेस में इन्होंने परफॉर्म किया और टोटल जो इनका स्कोर रहा है वो 1792 रन का रहा है, इतना इन्होंने स्कोर किया है। इसके अलावा फरवरी 2009 में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था और राष्ट्रीय टीम के लिए अपना अंतिम मैच जो था वो इन्होंने 2012 में खेला था। तो ये भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें ये 12,522 रन बना चुके हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मेन आपको ध्यान रखना है नाम, खेल और देश का नाम, यही अपने एग्जाम में मेनली पूछा जाता है, तो ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आपके एग्जाम में बन सकती है, लिबर्टी सेविंग अकाउंट। ये एक्सिस बैंक ने अभी शुरू किया है सेविंग अकाउंट। ये कैसा अकाउंट हम लोग बात करते हैं। देखिए इस समय क्या है ना, इस समय हमारी जो लाइफ स्टाइल है, मेनली यूथ की जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल बदलती जा रही है, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल अलग लाइफ स्टाइल को यूज करते हैं। हम लोग कैश का ट्रांजेक्शन बहुत कम करते हैं, हम लोग जनरली कार्ड का ट्रांसफर करते हैं, और भी हम बात करें तो हम लोग अभी ऑनलाइन वॉलेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने पेमेंट्स के लिए। तो ऐसा हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। कोविड का पीरियड चल रहा है तो हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही बदल चुकी है। तो इस बदली हुई लाइफ स्टाइल के लिए अभी एक्सिस बैंक ने एक नए तरह का सेविंग अकाउंट हमारे लिए लॉन्च किया, इसका नाम है लिबर्टी सेविंग अकाउंट, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन यही है कि लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट किसने इशू किया, किसने लॉन्च किया, तो एक्सिस बैंक ने किया, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं अपना, अगर अकाउंट आपके पास होता है तो आपको 20,000 20,000 रुपए तक का आपको जो हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर है वो मिल जाता है। कोविड 19 के तहत भी अगर आपने खर्चा किया है तो भी वो इसमें इंक्लूड होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसीलिए अपने तरह की पहला अकाउंट है, पहली एक पॉलिसी है जो अपने इंडिया में अभी कोई लेके आया है, फाइनेंस कंपनी या कोई बैंक। इससे पहले अभी तक कोई ऐसा लेके नहीं आया, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किसी और लैंग्वेज में पूछता है कि कोविड 19 से कवर प्रोवाइड करने वाला कौन सा अकाउंट है, तो भी वो लिबर्टी सेविंग अकाउंट है। किसने शुरू किया है, तो एक्सिस बैंक ने इसको शुरू किया है। 20,000 20,000 रुपए तक का इसमें आपको हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस मिल सकता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कुछ और बातें इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें एक मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है, इसको जरा समझते हैं। देखिए इसमें ये अलाउ है कस्टमर को कि आप मिनिमम मेंटेन बैलेंस रखिए अपना 25,000 पर मंथ। मतलब हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में 25,000 रुपए आप रखिए, या तो आप ये करिए, या दूसरा आप 25,000 रुपए अपने अकाउंट में मत रखिए, लेकिन जो हमारा लिबर्टी डेबिट कार्ड प्रोवाइड होगा उस लिबर्टी डेबिट कार्ड से आप हर महीने में 25,000 रुपए की खरीदारी कर लीजिए अपनी लाइफ स्टाइल पर, ठीक है। लाइक आपने उससे खरीदारी कर ली, कपड़े खरीद लिया, या एक्सेस मोबाइल यूपीआई कुछ यूज कर लिया, कुछ नेट बैंकिंग यूज कर लिया, या मोबाइल रिचार्ज करा लिया। इस तरह के काम आप 25,000 रुपए करिए लिबर्टी सेविंग डेबिट कार्ड से। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं आप, चाहे तो आप 25,000 रुपए मेंटेन कर सकते हैं और चाहे आप 25,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया सुविधा इन्होंने दी है जिसमें मिनिमम बैलेंस रखने का हमारे पास जो कंडीशन थी वो खत्म हो जाती है, हम खर्चा भी इतना कर सकते हैं उस अकाउंट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर इस अकाउंट को हम खुलवाते हैं तो एनुअल सेविंग्स का जो हमारा अमाउंट है वो 15,000 रुपए का हमें ऑफर होता है कि 15,000 रुपए तक हम लोग एनुअल सेविंग्स कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें एक साल में जो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस है वो भी हमें 4 मिलते हैं, 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी हमको मिलेंगे अगर हमारे पास ये अकाउंट है। तो ये एक इनकी विशेष फैसिलिटी है इस अकाउंट के साथ, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अभी कैशबैक का तो नॉर्मल सीजन हो गया है, कैशबैक तो आपको हर जगह मिल ही जाता है। तो यहां भी आपको 5% का कैशबैक ऑन डेबिट कार्ड स्पेंड अक्रॉस द फूड एंटरटेनमेंट शॉपिंग मिलेगा। मतलब अगर आप लिबर्टी डेबिट कार्ड का यूज करके कोई भी आप पेमेंट करते हैं तो वहां पर 5% कैशबैक आपको एट रैंडम मिल जाएगा। तो ये भी एक फैसिलिटी यहां पर है। इसमें है नेक्स्ट है खेल समाचार। खेल समाचार में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज ध्यान रखनी है, इंडिया प्लान्स टू होस्ट ब्रिक्स गेम सिंस 2021।
देखिए, ब्रिक्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ब्रिक्स टोटल 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिसमें 3 बड़े नेशन हैं, जिसमें अपना रशिया, इंडिया और चाइना आता है। इसके अलावा 2 देश में और हैं, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इनको मिलाकर एक 5 देशों का एक ग्रुप बना है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के ही जो गेम्स होने वाले हैं 2021 में, उसको होस्ट करने की योजना भारत बना रहा है, ठीक है? बड़ा बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भारत के पास है, क्योंकि भारत में स्पोर्ट्स को लेकर गवर्नमेंट पिछले कुछ वर्षों में बहुत अवेयर हुई है। हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं स्पोर्ट्समैन को आगे ले जाने के लिए, मेडल्स की टैली को बढ़ाने के लिए इंडिया के लिए हमने बहुत सारे काम शुरू करे हैं। अभी 2018 में हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हमने शुरू किए थे, जिसके द्वारा हमने अपने पूरे देश में 1000 खिलाड़ियों को चूज़ किया था। हर साल ऐसा एक प्रोग्राम है, मैं बताऊँगा आपको। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने ब्रिक्स खेलों को अपने यहाँ आयोजन करने का मन बनाया। इसका मेन मोटिव यही है कि ब्रिक्स खेल जब भारत में होंगे, तो जो इंडिया के स्पोर्ट्समैन हैं, वो और ज़्यादा इंकरेज होंगे, उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ या और ज़्यादा जो उनको गाइडेंस है, वो यहाँ पे मिल पाएगा, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको मिल पाएंगी, जिससे वो अपने आगे और भी अच्छे खेल को प्रमोट बढ़िया कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो 2021 में डेफिनेटली इंडिया जो 5 देशों का जो ग्रुप है, उसकी चेयरमैनशिप लेगा, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ग्रुप की चेयरमैनशिप वो लेगा। इसी भारत भी चाह रहा है कि 2021 में जो ब्रिक्स गेम्स हैं, वो भारत में हो। यहाँ पे एक जो नई बात है, वो देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम ध्यान कर लेना है, किरण रिजिजू, ठीक है? दूसरा यहाँ पे एक नाम आया है, खेलो इंडिया गेम्स। इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, वो इंडिया में 2018 में शुरू हुए थे। इसका पर्पस यही था कि जो रूट लेवल है, जो ग्रास रूट लेवल है, वहाँ से स्पोर्ट कल्चर को बढ़ाया जाए, वहाँ से स्पोर्ट कल्चर को हम लोग इनकरेज करें, और वहाँ से स्पोर्ट कल्चर को हम लोग आगे लेके जाएँ। ऐसा हमने 2018 में शुरू किया था। इसके तहत हमने क्या किया था, जो हमारे स्पोर्टमैन हैं, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए हमने क्या किया था, हमने एक टारगेट लिया था कि हम 1000 मैक्सिमम खिलाड़ियों को हर साल चूज करेंगे इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत। और इन 1000 खिलाड़ियों को नेक्स्ट 8 सालों तक हम लगातार 5 लाख रुपए की इनिशियल एड देंगे, वार्षिक सहायता देंगे, हम लोग एनुअल एड देंगे इनको, ताकि ये अपने स्पोर्ट्स को और भी अच्छा कर पाएं, और इनको एक फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाए, जिससे इनका थोड़ा सा माइंड भी ठीक लगे, गेम में इनका लगे। तो ऐसा हमने 2018 में काम शुरू किया था, खेलो इंडिया प्रोग्राम। उसके बाद से लगातार ये 3 सालों तक होगा, 19-20 में लगातार होगा, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो होगा, ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के साथ ब्रिक्स गेम कराए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात करें, तो पिछले कुछ अगर सालों की बात कर लें, तो अभी 2020 में एक नया इनिशिएटिव भी प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, जो हमारी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी है, उसको भी इनॉग्रेट किया। कटक में, कटक उड़ीसा में है, वहां पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी को भी लॉन्च कर दिया, ताकि हमारे जो एथलीट हैं, उनको एक डिसिप्लिनरी इवेंट्स के लिए हम लोग तैयार कर सकें, उनके प्रदर्शन को हम लोग बढ़ा सकें, ऐसी यूनिवर्सिटी को बना दिया। आपके लिए 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। ब्रिक्स जो गेम्स हैं 2021 के, वो कौन योजना बना रहा है? तो भारत बना रहा है अपने यहाँ कराने की योजना। कौन है हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर? किरण रिजिजू हैं हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर। हमारा जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, कब शुरू हुआ था? 2018 में शुरू हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो कटक में है। 2020 में 22 फरवरी को इसको इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, यहाँ पे मैंने टैली आपको आपके लिए यहाँ पे लिखी है। इस टैली में आप देख सकते हैं कि 2018 में पहली बार ये गेम हुए थे, दिल्ली में पहली बार गेम हुए थे। इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी, वो 31 जनवरी से 8 फरवरी थी। टोटल जो स्पोर्ट हुए थे, वो 18 हुए थे। टोटल जो गोल्ड इसमें लिए गए थे, 209 गोल्ड लिए गए थे। फर्स्ट नंबर पे जो टीम रही थी, सबसे ज्यादा गोल्ड और सबसे ज्यादा मेडल लेने वाली, तो वो हरियाणा की टीम थी। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र थी, थर्ड नंबर पर दिल्ली थी। ऐसे फिर 2019 में इसका सेकंड एडिशन हुआ था, और थर्ड एडिशन 2020 में गुवाहाटी असम में इस बार हुआ, 10 जनवरी से 22 जनवरी तक। तो आपसे एग्जाम में यहाँ पूछ सकता है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम का फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, इसका सेकंड एडिशन कहाँ हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या कौन सी टीम विनर रही थी? तो आपको ध्यान रखना है, दोनों सीजन में लास्ट के महाराष्ट्र है, बस पहले सीजन में हरियाणा इसमें विन जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके 12 ऑब्जेक्टिव मैंने एक डायग्राम के थ्रू दिखाए हैं आपको। 12 इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो खेलो इंडिया प्रोग्राम के हैं। प्ले फील्ड डेवलपमेंट है, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट है, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स हैं। ऐसे इसके 12 जो वर्टिकल्स हैं, उसमें डिवाइडेड है खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो ऐसी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपके एग्जाम में अगर स्टैटिक जीके आती है, तो वो छूटने ना पाए, वहां से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा ना मिले जो आपका पढ़ा हुआ ना हो।
इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। कुछ जून के इंपॉर्टेंट डेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं। पहला 1 जून यानी 1 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। इंपॉर्टेंट डे है, आपको ध्यान करना है। विश्व दुग्ध दिवस हम लोग मनाते हैं 1 जून को। 2 जून बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया में होने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तेलंगाना फॉर्मेशन डे हम 2 जून को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना भी नया स्टेट है जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 जून आता है, 3 जून को हम वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाते हैं। आजकल के सिचुएशन को देखते हुए बहुत जरूरी है बाइसिकल का प्रयोग करना। हम लोग की लाइफ स्टाइल से बाइसिकल खत्म होती जा रही है, तो उसको दोबारा लाने के लिए, ताकि हम एनवायरनमेंट को भी इको फ्रेंडली हम लोग एक माहौल दे पाएं और खुद की बॉडी को भी हम लोग सही रख पाएं, हेल्दी रख पाएं, उसके लिए बाइसिकल का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो हम सब भी कोशिश करें कि अपने जितने भी काम है मैक्सिमम काम बाइसिकल से हम लोग करें। देखिए इंडिया में बाइसिकल इतना फेमस नहीं है, बट फॉरेन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे बाइसिकल बहुत फेमस है। बड़ी बड़ी पर्सनालिटी बाइसिकल का प्रयोग करते हैं, तो हम भी यहाँ पर इसका प्रयोग करें और ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करें। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बहुत जरूरी है एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, बहुत जरूरी है हम सबके लिए उसके लिए अवेयर होना। अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मैं सबसे कहता हूं जरूर आप करें, एक पेड़ जरूर लगाएं अपने जीवन में, बहुत जरूरी है लगाना। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। इसी तरह 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे भी आपको ध्यान रखना है। विश्व महासागरीय दिवस हम लोग 8 जून को मनाते हैं, तो बहुत जरूरी है दिन याद रखना। अपने एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी कई एग्जाम में, और आगे भी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फैक्ट देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी हैं आज के इतिहास के। सबसे पहला पॉइंट 1923 1923 में आज के दिन हिंदी के एक प्रमुख गीतकार थे शंकर दास केसरीलाल शैलेंद्र, इनका जन्म हुआ था। ये आज के दिन पैदा हुए थे। हिंदी साहित्य के बहुत ही फेमस गीतकार हैं, बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे हैं, हम लोग पढ़ेंगे तो याद रखना है। 1923 में इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त के दिन। 1928 की बात कर लेते हैं, 1928 की बात कर लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फैक्ट हमारे सामने है। द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, एक सभा बनाई गई थी, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। इसमें जवाहरलाल नेहरू और रास बिहारी बोस को शामिल किया गया था। इन दोनों ने ही ये बनाई थी। इसका मकसद था कि उस समय जो हमारे एनआरआई हिंदुस्तानी थे, यानी अंग्रेजों के टाइम में जो हमारे हिंदुस्तानी ऐसे थे जो विदेशों में रह रहे थे, उनको ब्रिटिश एम्पायर को भारत से हटाने के लिए तैयार करना, उनको अवेयर करना, ये मकसद था द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का। इसकी स्थापना हुई थी आज ही के दिन 1928 में बाय रास बिहारी बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। ये आपको ध्यान करना है। 1947 का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आज का ध्यान रखना है। हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, संविधान के निर्माता इनको हम बोल देते हैं, तो इनके नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में आज ही एक समिति बनाई गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसका प्रारूप तैयार करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। 30 अगस्त 1947 को ही कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1952 में आए हम लोग, तो यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है। जो इंडियन जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे उसबोन स्मिथ, इनका निधन आज ही के दिन हुआ था। 1935 में हमारा रिजर्व बैंक आया था, ऑपरेशनल हुआ था, ध्यान रखिए। उसके बाद से जो पहले इसके गवर्नर बने थे osborne स्मिथ, उनका भी निधन 1952 में आज ही के दिन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। 1984 की बात करें तो वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर स्पेसक्राफ्ट डिस्कवरी ने आज ही के दिन उड़ान भरी थी। 1984 में 30 अगस्त को पहली उड़ान डिस्कवरी ने भरी थी। तो ये आपको कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री के फैक्ट में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 2007 में आज ही के दिन 2 जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गुंटर निमित्ज एंड अल्फोंस स्टीफन। उन्होंने आइंस्टीन के जो रिलेटिविटी थ्योरी के कॉन्सेप्ट थे उनको चुनौती दी थी, उनको गलत साबित करने का या गलत ठहराने का दावा किया था। तो ये बहुत हलचल मनी थी, क्योंकि आइंस्टीन हमारे इतिहास के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने काफी सारी थ्योरीज दी हैं। कुछ थ्योरीज तो ऐसी हैं जो आज भी साइंटिस्ट नहीं समझ पाए, जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। उनकी थ्योरीज को गलत साबित करने वाले जो थे वो थे, गलत साबित करने का दावा करने वाले जो थे वो थे गुंटर निमित्ज और अल्फोंस स्टीफन। तो आज ही के दिन उन्होंने ये दावा किया 2007 में किया था। 2008 की बात करें तो भारत का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट परिवार है बिरला परिवार। बिरला परिवार के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कृष्ण कुमार बिरला। उनका निधन हुआ था आज ही के दिन 2008 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 30 अगस्त 2008 को उनका निधन हुआ था।
बेहतरीन इतिहासकार हैं जिनकी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं और भी कई तरीकों से उनकी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं। बिपिन चंद्र, इनका भी आज ही के दिन 2014 में निधन हुआ था 30 अगस्त को। ये कुछ हिस्ट्री फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको नंबर डेफिनेटली दिलाएंगे अगर आप इनको याद रखेंगे तो। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ साइंस के फैक्ट्स हम लोग याद करते हैं। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं आज जो वुमेन से संबंधित हैं, जो महिलाओं से संबंधित हैं, उनके फैक्ट्स हम लोग याद कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे पॉइंट रहते हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस के एग्जाम हो, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे जीके बहुत पूछी जा रही है। तो आज कुछ वुमेन से संबंधित फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। देखिए, पहली जो वुमेन थी स्पेस में, जो फर्स्ट वुमेन इन स्पेस में गई थी, उनका नाम था वेलेंटीना टेरेस्कोवा। यूएसएसआर यहां की थी। ये यूएसएसआर, एक बात समझ लीजिए, जो अपना रशिया है ना, रशिया आज का जो हमारा रूस है ना, ये रशिया क्या है, अभी टूटा हुआ है। इससे पहले इसमें ना बहुत सारे और भी देश मिले हुए थे, जैसे आपने नाम सुने होंगे, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये सारे दो देश जो थे ये रशिया के साथ मिले हुए थे और इस पूरी चीज को हम लोग बोलते थे यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसएसआर की उस समय थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान करना है। क्योंकि स्पेस की बात है तो यहां पे एक बात और बता दूं, पहले अंतरिक्ष में जाने वाले जो इंसान थे उनका नाम था यूरी गागरिन। ये एक पुरुष थे, मेल थे, और इनके बाद फिर पहली महिला स्पेस में गई थी, इनका नाम था वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, पहली महिला वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ऐसे ही एक ही बार में, एक ही उड़ान में पूरे अटलांटिक को पार करने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम था एमेलिया ईयरहर्ड। ये यूएसए की थी, अमेरिका की थी, इनका नाम ध्यान रखना है। इज द फर्स्ट वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की थी, इनका नाम था जुंको तबेई। ये नाम आपको ध्यान करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक नाम इंपॉर्टेंट है, याद करना है। फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला शार्लेट कूपर थी, इंग्लैंड के खिलाड़ी थी ये। इनको आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो थी वो सिरिमावो बंदरानाइक थी, जो श्रीलंका की थी। इनको आपको याद कर लेना है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आप सभी को पता है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी वो। उनका नाम आपको ध्यान करना है, आयरन लेडी उनको बोलते थे। बहुत ही सख्त फैसले लेने के लिए वो फेमस रही हैं। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड सिरिमावो बंदरानाइका, श्रीलंका के थी ये। ऐसे ही फर्स्ट अमेरिकन वुमेन इन द स्पेस। देखिए, दोनों पॉइंट अलग हैं। ये है फर्स्ट वुमेन इन द स्पेस एंड देन फर्स्ट अमेरिकन वुमेन इन द स्पेस। ठीक है ना, सीधी सी बात है, यूएसएसआर की वुमेन के बाद ही यूएसए ने अपनी वुमेन को भेजा था स्पेस में। तो दोनों क्वेश्चन, पहली वुमेन स्पेस में वेलेंटीना टेरेस्कोवा और पहली अमेरिकन वुमेन स्पेस में जो थी वो थी सैली राइड। इनको आपको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए, अंतरिक्ष में क्या है ना, अंतरिक्ष में वैसे तो हर देश अपने यान भेजता है, हर देश अपने सैटेलाइट भेजता है, बट अंतरिक्ष में क्या है ना, 3 देश हैं, यूएसए, रशिया और चाइना। ठीक है, इन 3 देशों ने मिलकर अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखा है। ठीक है, तो उस स्पेस स्टेशन की पहली जो महिला कमांडर थी उनका नाम था पैगी विटसन। ये यूएसए की थी, इनका नाम आपको याद कर लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फैक्ट्स में। आगे भी कुछ फैक्ट्स हैं जो भारत अपने सेनाओं के अपनी महिलाओं के बारे में ही हैं। तो भारतीय सेना में पहली वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला थी, जिन्होंने अफगानिस्तान में पोस्टिंग लेते हुए ये सेना पदक हासिल किया था, उनका नाम था मेजर मिताली मधुमिता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। पहला सेना मेडल पाने वाली, पहली वीरता पुरस्कार पाने वाली, गैलेंट्री अवार्ड पाने वाली इंडियन आर्मी की महिला मेजर मिताली मधुमिता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ज्वाइन द टेरिटोरियल आर्मी एज अ जवान। एक जवान के रूप में प्रादेशिक सेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला थी शांति तिग्गा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको ध्यान करना है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस एशिया पैसिफिक टाइटल जीनत अमान, ये आपको ध्यान करना है। इसी तरह एक बहुत फेमस नाम है, आप सभी ने सुना होगा, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल सुष्मिता सेन थी वो। ऐसे ही फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल, तो वो रीता फारिया थी, इनका नाम था रीता फारिया। इन्होंने पहला मिस वर्ल्ड टाइटल जीता था इंडिया के लिए। इसी प्रकार इंडिया के लिए पहला मिस अर्थ टाइटल जीतने वाली जो महिला थी उनका नाम था निकोल फारिया। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स ये वुमेन के बारे में थे कि कौन कौन सी वुमेन किस किस एरिया में पहली रही हैं, आपको ध्यान कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे एग्जाम में कई बार इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
आगे बढ़ लेते हैं। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द फर्स्ट सी एम्बुलेंस। हमने पढ़ा अभी केरला वो स्टेट है जिसने भी पहली एम्बुलेंस को बनाया है, पहली एम्बुलेंस को लॉन्च कर दिया है। नाम मैंने उसका बताया था आपको, प्रतीक्षा नाम है। कुल मिला के 3 एम्बुलेंस हैं जिसमें से पहली प्रतीक्षा को हमने लॉन्च कर दिया है, बाकी 2 प्रत्यूषा और करुणा हमें और लॉन्च करनी है, वो आगे लॉन्च होंगी। ध्यान रखिए, पहली समुद्री एम्बुलेंस, राज्य हो गया केरल। नेक्स्ट पूछ लिया नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस। तो मैंने अभी बताया आपको, प्रतीक्षा वो पहली एम्बुलेंस है जिसको हमने लॉन्च कर दिया है। देखिए इसके बाद ये दोनों भी हैं, प्रत्यूषा और करुणा भी हैं, बट पहली कौन सी है, प्रतीक्षा। इसमें पहली का नाम पूछा तो आपको ध्यान कर लेना है। कुल मिला के 3 है, केरल नहीं करी है, कोचीन शिपयार्ड में इनको बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेवल मैनोवर टेक्स प्लेस बिटवीन द इंडिया एंड सिंगापुर। कौन सा नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। तो मैंने आपको नाम बताया था, सिम्बेक्स वो है जो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। देखिए बाकी 3 नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको ध्यान कर लेने हैं। जो मिलान हमारा जो एक वॉर प्रैक्टिस है, ये मैं हमने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले, इंडिया और वियतनाम के बीच में हमने पढ़ा था, होता है ये वियतनाम के बीच में, जो कि अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। ऐसे जो इंदिरा हमारा जो वॉर प्रैक्टिस है, ये इंडिया और रशिया के बीच में होता है, ये आपको ध्यान कर लेना है, इंडिया और रशिया के बीच में ये होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है हैंड इन हैंड। ये आपको जानकर थोड़ा शॉकिंग लगेगा, इंडिया और चाइना के बीच में एक्चुअली ये वॉर प्रैक्टिस हुआ था पहले भी और आगे भी होता रहा है। फिलहाल अब मुझे लगता नहीं है कि आगे होना है, क्योंकि अभी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी हमारे संबंध बहुत मुश्किल में है, तो शायद आगे ना हो। बट हैंड इन हैंड अगर पूछेगा तो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर प्रैक्टिस है। इंदिरा जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में है, मिलान जो है वो इंडिया वियतनाम है, और सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। Next question is, which competition has been launched to promote the startup and software products। हमने अभी पढ़ा, सॉफ्टवेयर उत्पादों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने लॉन्च किया है। चुनौती मिनिस्ट्री कौन सी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री इंडिया की। कौन थे मिनिस्टर, रविशंकर प्रसाद। ये आपको यहां से याद कर लेना है। बाकी भी कुछ योजनाएं हैं जो इंडिया में चल रही हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, काफी पुरानी योजनाएं हैं इसलिए मैंने इनके बारे में नहीं बता रहा हूं आपको, बहुत पुरानी योजनाएं हो गई हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड अ लिबर्टी सेविंग अकाउंट। हमने अभी पढ़ा किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है, तो वो था एक्सिस बैंक, जिसने अभी कोविड-19 के लिए कवर दिया था 20,000 रुपए का। आपको कोविड-19 का कवर मिल जाएगा अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे फीचर थे लिबर्टी सेविंग अकाउंट में, तो ऐसे ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन आसियान। मैंने बताया आपको 10 कंट्रीज हैं। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये ध्यान रखना है। आसियान इज द ग्रुप ऑफ द 10 कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की 10 देशों का ग्रुप है आसियान, जिसने भारत के साथ अभी एक बिजनेस काउंसिल मीट की है, हमने अभी पढ़ा था। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। नए पॉइंट के साथ मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।